हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। मैं चंद्र प्रकाश सीएलसी सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, एनालिसिस करूंगा जेई 2023 के पेपर 1 मैथमेटिक्स पोर्शन का। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन वन में हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन है, जिनमें से एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। लेट S 0,1 यूनियन 1,2 यूनियन 3 to 4 ये सेट है S, और T भी एक सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 0, 1, 2, 3। Then which of the following statement is are true? There are infinitely many functions from S to T. There are infinitely many one strictly increasing function from S to T. There the number of continuous function from S to T is at most 120 and every continuous function from S to T is differentiable. आइए इस बारे में हम देखते हैं क्या बात करनी है हमें। S जो है हमारे पास वो दिया हुआ है हमें 0 से 1, 1 से 2 और 3 से 4, और T में है 0, 1, 2, 4 एलिमेंट। F जो मुझे डिफाइन करना है ये उसका डोमेन है, राइट, और ये लेना है मुझे उसका कोडोमेन। एक बार फिर से ऑप्शंस पढ़ते हैं। There are infinitely many function from S to T. S से T में आप कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हो? तो देखिए, अगर कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास तो आप देखिए यहां भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, राइट। सामने हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज है। हर एक एलिमेंट को अलग अलग से अगर कनेक्ट करें हम तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बनती है। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट है। थोड़ा बैक चलते हैं। ऑप्शन बी क्या है? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एस टू टी, कि S से T में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कितने हम डिफाइन कर सकते हैं। अब आप सोचो, अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं तो उसके लिए क्या जरूरी है कि अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं देन वैल्यू ऑफ फंक्शन मस्ट बी इंक्रीज्ड। तो सोचिए जैसे इस इंटरवल में 0.1 को मैंने मैच कर दिया 0 से, अब उसके जस्ट बाद में बहुत सारे आपको पता है इनफाइनाइट रियल नंबर्स है यहाँ पर इस इंटरवल में ही। मैं उसमें से एक लेके आपको समझा रहा हूं कि 0.2 लिया तो इसमें मान लो मैंने 1 ले लिया, है ना। 0.3 पे मान लो हम क्या बोलते हैं 2 ले लेते हैं। 0.4 पे हम लोग 4 ले लेते हैं। अब आगे क्या, अगले नंबर को किससे कनेक्ट करें? बढ़ते हुए होना चाहिए, है ना। और अगर आप यहां भी देखो तो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर है, और इफ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हर एक डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन के लिए हमको डिफरेंट एलिमेंट चाहिए होंगे रेंज में, जबकि रेंज में तो हमारे पास 4 ही एलिमेंट है और डोमेन में है इनफाइनाइट। तो हम यहां पर एक भी फंक्शन ऐसा नहीं बना पाएंगे जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज 0, इसलिए बी गलत है। सी पढ़ते हैं। द टेंजेंट, सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सी है द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120। अब मुझे कंटिन्यूअस फंक्शन बनाना है। देखो, जब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करते हैं ना तो वो बात करते हैं हम ओनली इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के डोमेन में ही बात की जाती है, राइट। तो जब हम यहां कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो हम 1 पे 2 पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, 3 पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। केवल जो फंक्शन का डोमेन होगा उसी में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, राइट। अब सोचो 0 से 1 इस पूरे इंटरवल को के जो एलिमेंट है उनकी इमेज मुझे इधर से लेनी है। फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। तो अगर मान लो जैसे मैंने इसमें से कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लेते हैं हम, 0.1 ही ले लिया, 0.1 की मैंने इमेज ले ली मान लो 1। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं, है ना, उसकी इमेज 1 के बाद में मैं या तो 2 लूंगा, है ना, या 4 लूंगा या 0 लूंगा, इनमें से कोई एक लूंगा। इसके बाद जो भी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी या राइट हैंड लिमिट होगी उसकी बात कर रहे हैं, है ना। उसको लिख के तो मैं बता नहीं सकता कि 0.1 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर है, बट इमेजिन कि अगर इनमें से मैं कोई भी लेता हूं तो LHL RHL वैल्यू से डिफरेंट हो जाएंगे और फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस।
तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब हर एक इस पॉइंट पे मैंने 1 लिया है, तो LHL भी 1 आनी चाहिए, RHL भी 1 ही आनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? अगर मैंने इनमें से कोई एक एलिमेंट चूज कर लिया जिसको मैं इस इंटरवल में एज ए इमेज यूज करने वाला हूं कि 0 से 1 f ऑफ दिस, है ना, इसके लिए फंक्शन निकालें, तो मान लो मैंने 1 ले लिया, तो इस पूरे इंटरवल में जितने पॉइंट होंगे सबकी इमेज मुझे 1 लेनी पड़ेगी। यानी इसको मैं या तो 1 से मैच कर सकता हूं, या 2 से, या 4 से, या 0 से। यानी हमारे पास देखो 0 से 1 एक इंटरवल ये है, एक 1 से 2 है, एक 3 से 4 है। डोमेन में ये 3 इंटरवल है। इनकी मैपिंग मुझे करनी है 1 2 4 0 से। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो क्या जरूरी है कि ये सारे के सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से ही मैप होंगे। और अगर ऐसे देखा जाए तो इसको मैप करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4। तो फर्स्ट की मैपिंग के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है, सेकंड की मैपिंग के लिए भी इन चारों में से किसी से भी मैप कर सकते हैं, और थर्ड के लिए भी 4 ही है। तो टोटल मिला के कितनी मैपिंग यहां पे पॉसिबल है? 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64। तो टोटल 64 फंक्शन हम ऐसे बना सकते हैं जो कंटिन्यूअस होंगे। तो एस से टी में कंटिन्यूअस फंक्शन का नंबर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 120 होगा, यानी 120 या उससे कम होगा, राइट। तो हमारे पास बन रहा है 64 जो 120 से कम है। तो सी भी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ए भी करेक्ट होगा, बी गलत हो ही गया। डी पे आते हैं, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल। यहां आपने क्या देखा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, तो पूरे इंटरवल में जैसे 0 से 1 में मान लो फंक्शन की वैल्यू 1 ही है, तो फंक्शन कांस्टेंट हो गया इस इंटरवल में। कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही। तो हर एक इंटरवल में फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल। जो बाउंड्री पॉइंट है वो हमारे डोमेन में नहीं है, तो हम उन पे बात करेंगे भी नहीं। तो इसका मतलब फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो जो कंटिन्यूअस है वो पक्का डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर है ए, सी और डी। तो क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल था, राइट। बस बात यह है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो हमेशा फंक्शन के डोमेन में ही बात करेंगे। जो पॉइंट डोमेन में नहीं है उन पे कंटिन्यूटी डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Let T1, T2 be the two distinct common tangent to the ellipse and the parabola. Suppose that T1 touches P and E at the point A1, A2 respectively, and the tangent T2 touches P and E at the point A4, A3. Then which of the following statements are true? The area of quadrilateral A1, A2, A3, A4, the tangent। ठीक है, देखो हमें करना क्या बेसिकली, एक एलिप्स है, एक पैराबोला है, उनकी कॉमन टेंजेंट बनानी है। उन कॉमन टेंजेंट पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनसे बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया चेक करना है कि 35 है या 36 है। T1, T2 पे जो टेंजेंट बनी है वो एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे मिलती है ये चेक करना है। ये लीजिए, लोगों ने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए डायग्राम वगैरह सब ऑलरेडी बना रखे हैं। तो इस तरह से एलिप्स है, पैराबोला है, ये इनकी कॉमन टेंजेंट हो गई। ये पॉइंट हो गए A1, A2, A3, A4 जैसा गिवन है। तो एक तो मुझे इसका एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का, और दूसरा एक ये पॉइंट निकालना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। एलिप्स की इक्वेशन क्या है? ये रही। पैराबोला की इक्वेशन ये रही। कॉमन टेंजेंट हम कैसे देखेंगे? पैराबोला की टेंजेंट लिख लो स्लोप फॉर्म में, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये पैराबोला की टेंजेंट हो गई y बराबर mx प्लस 3/m। सिमिलरली एलिप्स की टेंजेंट लिखेंगे स्लोप फॉर्म में, तो वो रही ये। क्या होता है फॉर्मूला? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a और b की वैल्यू पुट करके ये टेंजेंट होगी, राइट। अब अगर ये कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन है, मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो हम इनको कंपेयर करें, अगर y बराबर mx दोनों जगह है, तो ये सेम इक्वेशन कब होगी? जब 3/m बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट 6m स्क्वायर प्लस 3 के। तो ये इनकी कॉमन टेंजेंट होने की कंडीशन हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, देन फाइनली यू आर 2 वैल्यू ऑफ m प्लस 1 एंड माइनस 1। कैलकुलेशन यहां हमने थोड़ी स्किप कर लिया ताकि अपन कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सके, राइट। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है सॉरी, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। उससे आपको m की ये वैल्यू मिलेगी प्लस 1 और माइनस 1। ये प्लस 1 माइनस 1 वैल्यू अपन यहां डाल देते हैं, तो अपने को दोनों टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। एक तो आएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। अब सबसे पहले तो इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं।
तो इन दोनों को देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि -3,0 इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये -3,0 है। तो इस लहजे से अगर हम देखें तो अपना ऑप्शन सही हो गया, सी। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं ये चारों पॉइंट निकाल लेता हूं। जैसे चारों पॉइंट आएंगे एरिया निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखो पॉइंट। तो पैराबोला में तो हम लोग जानते ही हैं कि y बराबर mx प्लस a/m। ये वाली जो टेंजेंट होती है, ये पैराबोला पे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, a/m² 2a/m। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है पैराबोला में। m का वैल्यू +1 -1 आया है, a का वैल्यू 3 है, तो वो अगर हम यहां पुट कर दें तो हमें ये पॉइंट मिलेगा 3,6। सही है। और ये वाला मिल जाएगा 3,-6। अब ये दो पॉइंट और कैलकुलेट करने हैं मुझे। तो इलिप्स के साथ ये इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसको निकालने के लिए देखो क्या कर सकते हो, तरीके बहुत सारे हैं। आप लाइन की इक्वेशन को इलिप्स के साथ सॉल्व भी कर सकते हो। मैं एकदम सिंपलेस्ट तरीके पे जा रहा हूं। ये -3,0 है और ये जो लाइन है देखो, ये इसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गई। तो t बराबर 0 से अगर मैं लिखूं तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आ जानी चाहिए। तो t बराबर 0 अगर हम इलिप्स के लिए लगा दें, पॉइंट ये यूज कर रहा हूं इसके लिए, x² की जगह क्या आएगा, -3x/6, y² की जगह 0 × y = 5। ये आ गया। सॉल्व करोगे तो इससे आपको x की वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी x की वैल्यू, मैंने सॉल्व भी कर रखा होगा यहाँ पे। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ A2 इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, वो वहां मैंने लिखा हुआ है, उसको अपन यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलिप्स के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखेंगे फॉर द पॉइंट -3,0, तो -3x/6 0 × y = 5। तो यहां से x का जो वैल्यू आ रहा है ये कैंसिल आउट हुआ 2 और सामने गया तो -10 आ रहा है। तो x का वैल्यू आ रहा है -10। जस्ट अ सेकेंड, -10 आना नहीं चाहिए। -3,0 इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस फॉर कोऑर्डिनेट इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू। एक सेकेंड है ना, मुझे लगता है एलिप्स की इक्वेशन लिखने में यहाँ गलती हो गई ना। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है भाई, सॉरी। तो यहाँ 1 है तो कितना आएगा, x = यहाँ 1 और आपको मिलेगा -2। तो x = -2 इस लाइन की इक्वेशन हो गई। x = -2 आप इलिप्स में डाल दो तो इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू -2 पुट करोगे तो स्क्वायर करोगे 4 हो गया, 4/6 हो गया 2/3, उधर चला गया 1 - 2/3 1/3, y² का वैल्यू हो गया 1, y का वैल्यू आ गया +-1। तो ये दोनों पॉइंट आ गए। दिस इज -2,1, दिस इज -2, -1। अब इस ट्रेपेजियम का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सीधा सा फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो ये साइड का लेंथ कितना है 2, इस साइड का लेंथ हो गया 12। तो 1/2 2 + 12 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज द लाइन x = -2, दिस इज द लाइन x = 3। 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे 5, तो इनके बीच की डिस्टेंस है 5। सिंप्लीफाई करने पे 35 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। लेट f 0,1 से 0,1 में एक फंक्शन है, डिफाइन है इस इक्वेशन से। क्यूबिक इक्वेशन है ये। कंसिडर द स्क्वायर रीजन एस 0,1 से 0,1 में है। ओके, लेट g इज द रीजन, है ना। जी में देखो कौन से पॉइंट है, वो पॉइंट है जहां पे y बड़ा है fx से। बी कॉल्ड द ग्रीन रीजन। ठीक है, एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम इसको देखें, fx = x³/3 -x² + 5/9 x + 17/36। इसका ग्राफ बनाने के लिए अपन f' निकालें अगर, तो आएगा 3x², यानी कि x² -2x + 5/9 = 0, या इसको 9x² -18x
प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0 अगर मैं करूं ताकि मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमम मिले, तो हम पाएंगे कि यहां से मुझे फैक्टर करें अगर हम ऊपर वाली टर्म के, तो मुझे मिलेंगे 3x और 3x, 5, 1 और माइनस के 15 माइनस के 3 बराबर 0, यानी कि 1/3 और 5/3, बाकी प्लस माइनस प्लस, तो ये मैक्सिमा बने आएगा 1/3 पे, 5/3 पे आएगा मिनिमा, राइट। अब ये बात कह क्या रहा है उस पर आते हैं। ये कंसिडर दिस स्क्वायर जो 0, 1 और इधर भी y एक्सिस पे भी 1, दिस इज y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। ये जो स्क्वायर दिख रहा है दिस इज द एरिया S, ये रीजन S है पूरा, राइट। अब इसमें अगर मैं अपना ये ग्राफ देखूं तो देखो इसमें जब आप x का वैल्यू 0 डालोगे यू गॉट 17/36, तो ये यहां से चालू हो रहा है मान लो 0,17/36 से, फिर ये इंक्रीज करेगा कब तक, 1/3 आने तक। अगर आप f ऑफ 1/3 कैलकुलेट करेंगे यहां पे तो आपको मिलेगा 181 डिवाइडेड बाय 324, ये f ऑफ 1/3 का वैल्यू है, राइट। आप पुट करके यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये वैल्यू 1 से छोटा है, मतलब ये ग्राफ इस तरह से इंक्रीज होगा 1/3 तक, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा और कब तक होगा 5/3 थे, 5/3 तो 1 से आगे है, तो हमें उससे मतलब है नहीं, मतलब डिक्रीज ही होता रहेगा। लास्ट में अगर हम 1 पुट करें इसमें तो 1 पे इसकी वैल्यू आएगी 13/36, तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे यहां पे आके खत्म हो जाएगा ऐसे 1,13/36। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं देखो, जहां पे y fx से बड़ा है दैट इज कॉल्ड द ग्रीन रीजन, यानी ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम ग्रीन रीजन बोलेंगे इस एरिया को, और इसके नीचे वाला जो एरिया दैट इज कॉल्ड रेड रीजन, ओके। फिर कह रहा है लेट एल एच, जहां पे x कुछ भी हो सकता है, y का वैल्यू h है, बी द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट द हाइट h। मान लो ये मैंने h हाइट पे यहां से y इक्वल टू h ये लाइन ड्रॉ करी, इसका नाम है लाइन एल एच। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें देखना होगा। अच्छा देखो, इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, क्योंकि इन एरियाओं की बात हो रही है G और R की, तो हम अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे एरिया G कितना है या एरिया R कितना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग दिस, और ये आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन इसका। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, ये पोर्शन में अब मिटा रहा हूं, है ना, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे लिए खत्म हो गई है। मुझे ये देखना था भाई कहां मैक्सिमा मिनिमा मुझे मिल रहा है और कितना मिल रहा है। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं 0 से 1 में fx dx को, तो मुझे मिलेगा टोटल अपना जो रेड रीजन है, और ये कितना आएगा देखो, इंटीग्रेट करोगे आप इसको तो बनेगा x पावर 4/12 माइनस 1/3, मतलब x क्यूब बाई 3, 5/18 x स्क्वायर और 17/36 x। 0 से 1 इसमें लिमिट है। अभी आप 0 पुट करोगे सब 0 हो जाएंगे, 1 पुट करोगे 1/12 माइनस 1/3 प्लस 5/18 और प्लस 17/36। एलसीएम जो है अपन 36 ले लेते हैं, राइट। तो ऊपर बचेगा 3 माइनस 12 प्लस 10 और प्लस 17। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कितना आता है। 10 और 3 13 में से 12 गया, 1 और 17 18/36 यानी 1/2। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा रेड रीजन है अपना ये वाला, इसका एरिया कितना है, हाफ। सिमिलरली जो ग्रीन रीजन है, टोटल स्क्वायर का एरिया 1 है, तो ग्रीन रीजन का एरिया भी कितना हो जाएगा, हाफ। उस डायग्राम को याद रखिएगा। अब हम एक एक ऑप्शन इसके चेक करते हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूं, तो मेरे को इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो अपन एक बार ये वापस से बना लेते हैं। अपना जो डायग्राम आया था कुछ इस तरह से था ना, ये पॉइंट थे 0,17/36, 1,13/36,
ये जो हाईएस्ट वाला पॉइंट था ये इधर तो आया था 1/3 पे, इधर था 181/324 और ये टोटल एरिया हाफ था, ये एरिया भी हाफ था। क्या बोल रहा है ये? देयर एग्जिस्ट एन एच। अच्छा, एच से मुझे याद आया कि एक लाइन भी है हमारे पास ऐसे y इक्वल टू एच। तो अगर एक ऐसा एच होगा 1/4 से 2/3 के बीच में, सच दैट एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द लाइन। ग्रीन रीजन कौन सा वाला है? ऊपर वाला, ठीक है। जैसे अब यहां देखिए, ये कह रहा है ये वाला एरिया, ये जो बिलो द लाइन ग्रीन रीजन है, और अबव द लाइन जो ग्रीन रीजन है ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया बराबर हो जाएंगे। ऐसा कोई पॉइंट एच होगा क्या? ये अपने को पता लगाना है, ठीक है। तो देखो कैसे पता लगाएंगे। ओके, टोटल एरिया है 1/2। ये ग्रीन रीजन टोटल कितना है? 1/2। तो इस लाइन के आधा ऊपर और आधा नीचे होगा क्या, ऐसा पता करना। आधा आधा करोगे तो 1/4 आएगा। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा y बराबर h का जहां पे ये जो ग्रीन रीजन है बिलो द लाइन वो 1/4 हो जाए, ग्रीन रीजन अबव द लाइन वो 1/4 हो जाए? ये अपने को पता करना है। अब यहां देखो डायग्राम से समझिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो हाइट है हमारे पास ये कितनी है? 181/324 है ना। और ये कितनी है लेंथ? ये लेंथ है 1, और मुझे चाहिए एरिया अबव द लाइन इज 1/4। यहां से 1/4 नीचे आए अगर हम, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 3/4, सही है। और ये अगर सोचो यहां पे मैं लाइन लेता हूं y बराबर h, तो जब मैं h का वैल्यू 3/4 लूंगा तो ये वाला एरिया हो जाएगा 1/4 और नीचे वाला एरिया भी हो जाएगा 1/4। ये वो पॉइंट है जहां पर ऐसा होगा। अब ये कह रहा है क्या ये इस रेंज में आएगा? तो आप सोचो 1/4, 2/3 क्या इस रेंज में आता है? 3/4। 3/4 का मतलब हो गया 0.75 और ये 0.66 तक ही रह गया, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। तो गलत है ऑप्शन ए। ये बात समझ में आ गई आपको? ये एरिया कितना हो गया? 1/4। देखो विड्थ 1 थी तो ऊपर से ऐसे 1/4 हाइट में लूंगा अगर, तो 1/4 एरिया होगा, और यहां से ये वैल्यू कितनी हो गई? 3/4। तो ये कब आएगा? जब h का वैल्यू 3/4 होगा, जो इस इंटरवल में कतई नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी पे आते हैं। एक बार पहले उसी तरह से डायग्राम अपना बना लेते हैं अपन, ताकि सवाल समझने में आसानी हो। ये डायग्राम है, ये रेड रीजन, ये ग्रीन रीजन। अब क्या कह रहा है? एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन। इस बार वही बात कि जैसे मान लो ये लाइन है y बराबर h, तो ये कह रहा है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये बराबर हो जाएंगे क्या इस इंटरवल में? कहीं बराबर हो जाएंगे। अगेन वही बात कि ये एरिया 1/4 और ये एरिया 1/4 होगा। अब फिर से जैसे पहले सोचे थे वैसे सोचते हैं। देखो ये लेंथ तो 1 है, सही है। तो 1/4 कब होगा ये? जब मैं यहां से 1/4 पे लाइन लूं। ये पॉइंट कितना आया था हमारे पास? ये पॉइंट था 13/36। ये पॉइंट था ये। ओके, देखो अब समझना ध्यान से। ये 13/36 था, तो ये ऊपर है उससे कंपैरेटिवली। तो ये एरिया कितना है? ये एरिया जो है, जो इस लाइन से बाउंड हो रहा है इस पॉइंट पे, ये है 17/36। 17/36 को अगर मैं कंपेयर करूं 1/4 से, 1/4 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया एक तरह से 9/36। अब थोड़ा हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि 17/36 इज ग्रेटर देन 9/36। ओके, तो कुल मिला के बात क्या समझ में आई? वापस से देख लीजिए। ये अपना डायग्राम, ये पॉइंट है 17/36, यहां पे y का वैल्यू होता है 1/4, इससे छोटा है तो इसके नीचे यहां कहीं पर ये 1/4 होगा। और अगर मैं ऐसे ये लाइन को L लाइन मान लेता हूं अपनी, तो ये जो बिलो द एरिया है L के, वो कितना हो गया? 1/4। तो ये टोटल एरिया में पता है हाफ था, तो ये भी 1/4 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे 1/4 पे जब हम h का वैल्यू लेंगे 1/4,
तब ये दोनों एरिया बराबर होंगे। और हमें चेक करना है कि क्या ये इस इंटरवल में आता है, 1/4 से 2/3 क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, देखो तो 1/4 आ रहा है इसमें, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। देयर एग्जिस्ट एन एज सच दैट, फिर से मैं डायग्राम बना लेता हूं ताकि पता रहे कि किस बारे में बात हो रही है। इस टाइप का है कुछ, दिस इज 0, 13/36, दिस इज 0, 17/36, और ये कितना था 181/324, जो कि हमें मिला था 1/3 पर। टोटल एरिया इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है। There exists an edge such that the area of the green region above the line is equal to area of the red region below the line. लाइन खींचो पहले से, दिस इज y इक्वल टू h। कौन से एरिया की बात कर रहा है? ग्रीन रीजन अबव द लाइन। ग्रीन रीजन अबव द लाइन का मतलब है ये वाला एरिया, इज इक्वल टू द रेड रीजन बिलो द लाइन। बिलो द लाइन रेड रीजन का मतलब है ये वाला एरिया। तो क्या ये दोनों एरिया कभी बराबर हो सकते हैं, ये अपने को पता लगाना है। मैं इधर लिखता हूं, देखो ग्रीन रीजन अबव द लाइन, तो अबव द लाइन ग्रीन रीजन, बिलो द लाइन रेड रीजन, ये बराबर होंगे क्या? कहां से कहां तक? 1/4 से 2/3 में। ओके, इनिशियली एट 1/4 ग्रीन रीजन कितना, देखो 1/4 17/36 से नीचे ऐसे, तो यहां पे बात करते हैं। जब मैं लाइन को यहां लूंगा तो अबव ग्रीन रीजन तो पूरा हो गया, और मुझे पता है टोटल मिला के हाफ था, तो ये वैल्यू हाफ हो गई। बिलो रेड रीजन ये नीचे वाला, ये 1/4 है, तो ये बिलो रेड रीजन 1/4 है। एट 2/3 एकदम लास्ट में देखें 2/3 पे, 2/3 जो है 181/324 से अगर मैं कंपेयर करूं, करते हैं कंपेयर, 181 डिवाइडेड बाय 324 और इधर है 2/3। देखो 324 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 108। तो 108 को अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया 108 है ना, 216/324, तो ये बड़ा इससे, तो 2/3 इससे ऊपर ऐसे, तो यहां कहीं ये 2/3 ऐसे मान लो। तो एट 2/3 जब यहां आ जाऊंगा तो अबव ग्रीन रीजन, इसके ऊपर का ग्रीन रीजन तो कितना हो गया 1/3, यहां बचा 1 हाइट ऐसे, तो 1/3, और इसके नीचे लाइन के नीचे का रेड रीजन, तो कंप्लीट रेड रीजन अब लाइन के नीचे ही होगा, तो दैट इज हाफ। देखो अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं ऐसे, 1/2 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 बड़ा है, ये छोटा है, मतलब 1/4 आएगा। 1/3 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 एलसीएम हो गया, -1/6 आ रहा है। तो देखो ये जो डिफरेंस है, इनिशियली ये डिफरेंस पॉजिटिव है और लास्ट में ये डिफरेंस नेगेटिव है। यानी ये जो डिफरेंस है दोनों रीजन का, ये पॉजिटिव से शुरू होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते नेगेटिव हो जाता है फाइनल स्टेप में। तो यहां अगर मैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से सोचूं तो डेफिनेटली बीच में कोई ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पर ये डिफरेंस 0 होगा, और जहां ये डिफरेंस 0 होगा वहां ये दोनों एरिया बराबर हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाओ, एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन। फिर से अगर हम देखें, ये लाइन हो गई, y बराबर h, एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन मतलब ये वाला एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द लाइन। ग्रीन रीजन बिलो द लाइन ये वाला, ठीक है। तो वो पहले की तरह देखता हूं, देखो रेड रीजन अबव द लाइन, तो अबव रेड और बिलो ग्रीन, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। इनिशियली व्हेन y इज इक्वल टू 1/4, 1/4 यहां पे आया था अपना इसके नीचे, तो 1/4 के नीचे अगर हम बात करें तो एरिया अबव रेड एरिया कितना है, अबव रेड एरिया मतलब ये वाला पूरा हो गया। देखो टोटल हाफ था और ये नीचे वाला 1/4 है एरिया, तो ये 1/4 आ रहा है, माइनस बिलो ग्रीन एरिया। बिलो ग्रीन एरिया आप देखो लाइन के बिलो में 0 है, अभी बिलो में कोई ग्रीन एरिया नहीं है यहाँ पे,
लास्ट में आए अगर हम 2/3, यहां पे आया था ऊपर कहीं, तो एट एक्स h इक्वल टू 1/4, h इक्वल टू 2/3 पे अबव रेड एरिया, अबव रेड एरिया 0 हो जाएगा, ये लाइन इसके ऊपर है, रेड एरिया सारा नीचे रह गया तो ये 0 हो गया। बिलो ग्रीन एरिया, देखो ये ऊपर वाला एरिया 1/3 है और टोटल हाफ था, तो हाफ माइनस 1/3, हाफ माइनस 1/3, 1/6 ये हो जाएगा। और यहां देखो इनका डिफरेंस इनिशियली पॉजिटिव है और लास्ट में नेगेटिव हो गया, तो 1/4 पे पॉजिटिव से वैल्यू शुरू हुई थी, यहां पे जाके नेगेटिव हो गई, तो बीच में पक्का कहीं ना कहीं 0 होगी, तो इस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सो डी इज द राइट आंसर। सो इस तरह से ACD आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेक्शन 2 पे आते हैं, 4 क्वेश्चन है, ओनली वन ऑफ दीज 4 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। लेट f डिफाइन फ्रॉम 0,1 to r बी द फंक्शन डिफाइन एज दिस। और फिर मुझे फाइनली लिमिट कैलकुलेट करनी है, x टेंड्स टू 0 fx इंटू gx। तो इनइक्वलिटीज gx के बारे में यहाँ गिवन है कि gx का वैल्यू इनके बीच में है कहीं ना कहीं। आइए थोड़ा fx को समझते हैं। देखो यहां ऐसे समझिए, नंबर लाइन पे ये 0 है, ये मान लो 1 है। इफ आई टेक n इज इक्वल टू 1, तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ से 1 के बीच में जब x होगा तो वैल्यू आएगी √1, यानी यहां पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, √1। ठीक है, व्हेन x लाइंग बिटवीन दीज टू टर्म। √1 को एक बार ऐसे लिख ले, 1/√1, मैं इसको 1/√n की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो ठीक है। जब n का वैल्यू 2 लेंगे तो मुझे हाफ से 1/3, ये मान लो 1/3 है कहीं, यहां पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है इसके अकॉर्डिंग √2। यहां पे हमने x का वैल्यू जो है, n का वैल्यू 1 लिया हुआ, n बराबर 1 लेने पर है। इधर भी लिखते चले साथ में, ज्यादा अच्छा होगा। fx इज इक्वल टू, if I take n is equal to 1, the function fx is 1. If I take n is equal to 2, the function fx is √2. If I take n is equal to 3, the function fx is √3. है ना, देखते रहिएगा। ये 1/3 है, n का वैल्यू 3 लेने पर, यानी कि जब x की वैल्यू होगी 1/3 से 1/4, तो उस केस में फंक्शन आएगा √3। अच्छा, इस केस में ये भी लिखते चलते हैं, n का वैल्यू 1 लिया तो x की वैल्यू क्या थी, 1/2 से 1। यहां पे x की वैल्यू क्या थी, 1/3 से 1/2। यहां पे x की वैल्यू क्या हुई, 1/4 से 1/3 एंड सो ऑन। ऐसे इनफाइनाइट तक चल सकते हैं इनकी वैल्यूज पुट करते हुए। देखो जैसे जैसे मैं n का वैल्यू बढ़ा रहा हूं, ये x वाला जो इंटरवल है ना, ये इंटरवल, ये पहले यहां था 1 पे, 2 पे ये यहां आ गया, 3 पे ये इधर आ गया, 4 पे और इधर चला गया, ये शिफ्ट हो रहा है। किधर शिफ्ट हो रहा है, ये इस लाइन की तरफ, x इक्वल टू 0 की तरफ, राइट। फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग कि ये जो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, यानी इस इंटरवल की जो लेंथ है, दैट इज आल्सो डिक्रीजिंग। 1 पे ये देखो हाफ है, 2 पे निकालोगे तो हाफ माइनस 1/6 हो जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं, ये जो दोनों बाउंड्री पॉइंट है, ये एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे हैं, और इनफाइनाइट तक देखो बनने सब इसी के अंदर ही है ना। तो होगा क्या, जैसे जैसे n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, 1/n+1 और n, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे बोथ आर अप्रोचिंग टू 0। सही है। ऐसे में जो x है वो तो इनके बीच में ही है, तो x जो होगा ऐसे में, दैट इज आल्सो लाइंग बिटवीन दीज टू। व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, तो उस केस में x इज आल्सो अप्रोचिंग टू 0 एंड x इज नियरली इक्वल टू 1/n। x बराबर हो जाएगा 1/n की, ये दोनों पॉइंट बराबर हो जाएंगे, x इसके बीच में है, राइट। तो जैसे जैसे x n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, x बराबर होगा 1/n के, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट होने की वजह से x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यानी कि
when n is near about infinity, इसको ऐसे लिख दूं मैं, when n is very large and x is very small, in that case x is nearly equal to 1 by n, so the function fx equal to root n can be treated as fx equal to 1 by root x. तो उस लिमिट के केस में fx का वैल्यू 1 by root x हम कंसीडर कर लेंगे। अब देखो मुझे gx जो गिवन है, हमें gx दिया हुआ है कि gx का वैल्यू 2 रूट x से लेकर के x स्क्वायर से x अंडर रूट 1 माइनस टी dt इस रेंज में आती है। सही है, मुझे रेंज किसकी निकालनी है, fx इंटू जी एक्स की। तो मैं इसको अगर fx से मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे, जैसे यहां हमने लिख रखा आपके लिए, तो ये fx से मल्टीप्लाई किया, या fx की वैल्यू मैं रूट x पुट कर देता हूं। और अब अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं तीनों पोर्शन पे, ये तो आप देख ही रहे हैं 2 आ गया है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx gx अप्लाई करेंगे, है ना भाई। तो इधर तो हो जाएगा 2 और इधर क्या होगा, यहां जैसे मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लॉपिटल रूल अप्लाई करूंगा इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए। x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, इसमें t की जगह x डाल दो, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये x और ये एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके x बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे 1 बाय रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, नहीं सॉरी, नीचे तो रूट एक्स ही है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 और यहां पे रूट एक्स ऐसे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, देखो ये रूट एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यू गॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स और साथ में 2 और माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एज एक्स टेंड्स टू 0 दिस विल बिकम 2। तो अगर मैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट देखूं, ये भी 2 आ रही है, ये राइट हैंड लिमिट देखी हमने, ये भी 2 आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम fx इंटू जी एक्स का लिमिट भी क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रोसीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 पे। लेट क्यू बी द क्यूब विद द सेट ऑफ वर्टिसेस 0, 1। इसको चूज करके अगर हम यहाँ पे वर्टेक्स बनाएंगे, टोटल 8 वर्टेक्स बनेंगे और वो 8 वर्टेक्स है क्यूब के वर्टेक्स हैं। F be the set of all 12 lines containing the diagonal of 6 faces। तो F क्या है, फेस डायगोनल का सेट है। आगे पढ़ते हैं। Let S और S be the set of all 4 line containing the main diagonal of cube। तो S तो है बॉडी डायगोनल का सेट, S में तो क्या आ रहे हैं, बॉडी डायगोनल सारे इसके, और F में क्या आ रहे हैं, फेस डायगोनल क्यूब के, राइट। देन द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टिसेस 0, 0, 0 एंड 1, 1, 1 इज इन S। ओके, एग्जांपल के तौर पे बताया है। फॉर द लाइन L1 एंड L2, D L1 L2 denote the shortest distance between them, then the maximum value of L1 L2 as L1 varies over F। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो बोल रहा है उसका सीधा सा मतलब ये कि इसमें से एक लाइन ली L1, है ना, इसमें से एक लाइन ली हमने L2, इनके बीच की अगर हम डिस्टेंस निकालें तो आप पाओगे कि देखो कुछ डायगोनल ऐसे होंगे, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो 0 होगी, मिनिमम डिस्टेंस। और जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो अपने को बतानी है। वो जो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस है वो L1 L2 के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी। इसने पूछा देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ D L1 L2। फिर से समझिएगा, मैक्सिमम मिनिमम से कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो जैसे मान लो फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल ऐसे कट कर, इसमें 2 तरह के डायगोनल होंगे ऐसे। एक तो वो जो कट करेंगे, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना उसको D L1 L2 बोला गया है, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगी। और जो कट नहीं कर रहे हैं उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी वो 0 नहीं होगी। तो ये 2 डिस्टेंसेस आपको मिलेगी L1 L2 की, 2 पॉसिबल वैल्यू, उसमें से वो बतानी है जो मैक्सिमम, मतलब ये बतानी है, ये वाली नहीं बतानी है। तो सीधी सी बात ये है, एक ऐसा फेस डायगोनल और एक ऐसा बॉडी डायगोनल जो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है। सिंपल सी कैलकुलेशन होगी। यहां आ जाओ, ये ओरिजिन पे ले लेते हैं इसको हम, है ना, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मान के सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, राइट।
अब एक बॉडी डायगोनल पकड़ लेते हैं, ये ओपी, तो ये 0 0 0 है, ये 1 1 1 है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख ली हमने। एक फेस डायगोनल ये वाला ले लिया, देखो ये जो सामने फ्रंट में फेस है इसका डायगोनल ले लिया, ये AB, सेम वे से हम AB की इक्वेशन लिख लेंगे, राइट। दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, डायरेक्ट फार्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, और वो क्या है देखो, इसके ऊपर एक पॉइंट 0 0 0 है, इसके ऊपर पॉइंट 1 0 1 है, तो पॉइंट माइनस पॉइंट यानी 0 माइनस 1 0 माइनस 0 और 0 माइनस 1, इस लाइन के dr, इस लाइन के dr, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाला जो कोफैक्टर है कितना है इसका वैल्यू 1, तो उसका स्क्वायर, इस वाले कोफैक्टर का स्क्वायर -1 2, तो 4 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब ये वाला -1 -0, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, 1/√6 आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला आई होप आप एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता ही होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, लेट x, देखो ये इंटीरियर ऑफ एन एलिप्स है, ये इंटीरियर ऑफ एन पैराबोला है, तो एक एलिप्स है एक पैराबोला, उनका इंटीरियर जो है पॉइंट वो है एरिया x, PQR आर रैंडमली चूजन, अच्छा यहाँ पे ये भी लिखा है XY बिलोंग्स टू Z, Z क्रॉस Z, मतलब x और y दोनों इंटीजर हैं, तो इन पैराबोला और एलिप्स के अंदर के पॉइंट्स में से जो इंटीजर पॉइंट है उनका सेट है x। अगर इसमें से 3 पॉइंट चूज करें हम PQR रैंडमली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि PQR से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो आओ देखो, ये तो एलिप्स है और ये पैराबोला ड्रॉ कर दिया हमने आपके लिए, ये पॉइंट हमने निकाल लिया 2,√10, दोनों का इंटीरियर कॉमन एरिया ये वाला हो गया। इस एरिया में कौन कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जिनके कोऑर्डिनेट इंटीजर है, दिस इज द पॉइंट 0 0, इसको मुझे लेना नहीं है, ऑन द पैराबोला ऑन द एलिप्स वाला एरिया नहीं लेना है, इनसाइड वाला लेना है। ये देखो 2,√10 है, ये पॉइंट हो गया 2,0, √10 का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो 2,1 2,2 2,3, ये 3 पॉइंट इधर हो जाएंगे, 2,-1 2,-2 2,-3 इधर हो जाएगा। फिर यहाँ पे x का वैल्यू 2 है तो कहीं ना कहीं x का वैल्यू 1 भी होगा, इधर x का वैल्यू 1 इसमें डालेंगे, y का वैल्यू आएगा √5, दिस इज 1, √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 1,0 1,1 1,2 तो अंदर होगा, 2 पॉइंट समथिंग है ना ये, तो 1,1 1,2 अंदर होगा और 3 वाला पॉइंट बाहर चला जाएगा। ऐसे ही ये दो इमेज यहाँ पे, यानी अगर मैं अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं उनको देखूं तो मुझे x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे, 3 बाहर आ जाएगा 2√2 से, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट तो मिल रहे हैं इस लाइन पे, 4 5 6 और 7 पॉइंट मिल रहे हैं इस लाइन पे ऐसे, ठीक है। इन पॉइंट में से मुझे रैंडमली 3 पॉइंट चूज करने, तो देखो टोटल केस बन जाते हैं, कितने हो गए ये, 3 3 6 7 और 5 12, 12 C3, टोटल केस इतने, प्रोबेबिलिटी निकाल ली ना। अब फेवरेबल में ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसका एरिया क्या हो, इंटीजर हो। देखो मैं तीनों पॉइंट इस लाइन पे लूंगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा, तीनों इस पे लूंगा नहीं बनेगा, ट्राइंगल एक ही सूरत में बनेगा, 2 पॉइंट इधर ले 1 पॉइंट इधर ले ऐसे, या 1 इधर ले 2 इधर ले, आप 2 इधर और 1 इधर लोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया, ये ट्राइंगल बनाया, तो ये इसका बेस मान लू मैं और ये इसकी हाइट मान लू, तो आप क्या पाओगे, अगर बेस b है, हाइट हमेशा इतनी यानी 1 ही होगी, और ये कह रहा है कि ये इंटीजर आना चाहिए, इट सिंपली मीन b होना चाहिए even। तो मुझे जो 2 पॉइंट इस सेम लाइन पे चूज करने ना, वो ऐसे चूज करने कि उनके बीच की डिस्टेंस इवन हो, तो कितनी पॉसिबिलिटी है आइए देखते हैं। पहला केस ये वाला देखता हूं, अगर मैं 2 पॉइंट यहां चूज कर सकता हूं, मेरे पास 1 2 3 4 5 पॉइंट ऐसे, देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट है, इवन डिस्टेंस चाहिए उनके बीच में, तो मिनिमम 2 डिस्टेंस लेंगे, तो एक पॉसिबिलिटी ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, तो अगर मैं 2 डिस्टेंस लेता हूं तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई पॉइंट चूज करने की, 3। अगर मैं 4 लेता हूं तो 1 के बाद एक ये और एक ये, 2 पॉसिबिलिटी ये हो गई, +2, 6 उनके बीच की डिफरेंस बनेगा नहीं, सही है।
और ऐसे में दूसरा पॉइंट हम इधर से चूज करेंगे, इधर मेरे पास 7 ऑप्शन है तो इंटू 7। अब आते हैं सेकंड केस में, जब पहला पॉइंट इधर से चूज करेंगे तो उसके 5 तरीके हो गए, और दूसरा तीसरा पॉइंट इधर से चूज करना है और वो दो के डिफरेंस पे चूज करना है। इस बार मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, तो इवन डिफरेंस पे लेना, दो के डिफरेंस पे लूंगा। 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी हुई। 4 के डिफरेंस पे लेंगे 1 1 2 3, देखो अभी गलत हो जाता ना, मैं 4 वाला यहां कैलकुलेट कर देता हूं। 6 7 4 के डिफरेंस पे लेना, 1 2 3 4 ऐसे, ये पहली पॉसिबिलिटी, ये दूसरी, ये तीसरी, तो 3 पॉसिबिलिटी इसकी होगी, और 6 वाला लोगे तो 1 पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। बस खत्म बात है ना। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको और ये आपको अपना आंसर दे देगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या, लेट P be a point on the parabola. The normal to the parabola at P meet the x-axis at a point Q. Okay, the area of the triangle PFQ, where F is the focus, is 120. ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, P be a point on the parabola, y square equal to 4x पे एक जनरल पॉइंट ले लिया मैंने P. The normal to the parabola at P meet the x-axis at a point Q. ये नॉर्मल यहां आके मिला Q पे। F इसका फोकस है। इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो मुझे दिया हुआ है 120। मुझे बतानी है पॉसिबल वैल्यू A और M की। तो आओ देखो कैसे करेंगे। पॉइंट P में मान लेता हूं AM स्क्वायर कॉमा माइनस 2AM। ऐसा क्यों माना हमने? नॉर्मल के लिए। तो ऐसे में नॉर्मल अपना स्टैंडर्ड हो जाएगा y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को कहां कट करता है, तो इसमें y का वैल्यू 0 डाल के पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ गए, राइट। F अपने को पता है a, 0 है। इस ट्राइंगल का एरिया मुझे देखना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लेते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2am प्लस am स्क्वायर में से a को घटाओ, a प्लस am स्क्वायर। हाइट हो गई ये वाली लेंथ, ये लेंथ इसका y कोऑर्डिनेट माइनस 2am है, तो ये लेंथ हो गई 2am। 2 से 2 कैंसिल कर दो, इक्वेशन मिल गया ये। अब a और m में मुझे एक इक्वेशन मिली है ना। a और m इंटीजर है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में जो हमें पॉसिबिलिटी गिवन है इसको हम चेक कर लो, वो ज्यादा बेस्ट होगा, जल्दी हो जाएगा। 2,3 उठा के हमने यहां डाला, ठीक है। किस किस का वैल्यू है, a और m का। a का वैल्यू 2, m का वैल्यू 3, और देखो पहला ही वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा, दिस सेक्शन कंटेन्स 6 क्वेश्चन नॉन नेगेटिव इंटीजर, इनके आंसर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, tan इनवर्स x डिफाइन अ नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x बराबर रूट 2 tan इनवर्स tan x, ऐसा अपने को दिया हुआ है। देखो 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर x। अगर मैं इसको 2 cos स्क्वायर x लिखूंगा तो ये टर्म बनेगी रूट 2 मॉड cos x। यहाँ मॉड लगाना मत भूलिएगा, है ना, नहीं तो पूरा का पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, ये बच गया। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता लगाने, मॉड cos x का ग्राफ हमें पता है, tan इनवर्स tan x का ग्राफ हमें पता है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया आपके लिए। ये ग्राफ है किसका, मॉड cos x का, ये tan इनवर्स tan x का। कितनी जगह काट रहे हैं इस इंटरवल में, 3 जगह, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे 3। दैट्स ऑल, इतना सा ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अगेन एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो हो सकता है देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। एक फंक्शन f है, डिफाइन किया हुआ है 0 से 1/2n में, 1/2n से 3/n में, ऐसे। और ध्यान दीजिए हर एक पार्ट पे, हर एक पार्ट एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है x में। तो अगर मैं इस लाइन को जैसे प्लॉट करना चाहूं, इफ आई टेक x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 डालोगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पे n, तो 0, n से पास होता है। 1/2n डालोगे दिस विल बिकम 0, तो 1/2n पे 0 हो जाएगा। ये लाइन आएगी ऐसे, ठीक है। ऐसे आप इन सब लाइंस को प्लॉट करेंगे। फिर हमें करना क्या है, n इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व इज 4। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें बतानी है। ये इसका ग्राफ आया, देखो ये पहली लाइन जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी,
ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन ऐसे बनेगी। 0, n सबका अपर पॉइंट होगा, लोअर पॉइंट सबका 0 पे आना है। ओके, ये कह रहा है ये जो बाउंडेड एरिया है, ये पूरा एरिया जो है अपना एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस, y एक्सिस एंड द फंक्शन एंड बिटवीन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू fx। ये एरिया 4 है। ध्यान दीजिए चारों ट्राइंगल बराबर के हैं। 4 एरिया मतलब हर एक का वैल्यू 1 होना चाहिए। इसी ट्राइंगल को उठा लेते हैं, इसका एरिया होगा 1/2 इंटू n। और ये कह रहा है नहीं, ये इनकी विड्थ सेम है क्या? ये 1/2n विड्थ है, ये 1/4n, नहीं विड्थ अलग अलग है भाई सबकी, सारा एरिया अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो पहले ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 है ना, और बेस इंटू हाइट, हाइट सबकी n है तो n/2 अलग ही कर लेते हैं, बेस सबका जोड़ लेते हैं, इसका तो है 1/2n, सही है। प्लस अगले वाले का हो जाएगा 3/4n माइनस 1/2n, उससे अगले वाले का हो जाएगा, अच्छा मैं ऐसे कर ही क्यों रहा हूं, बेस सबका जोड़ूंगा, देखो ये जोड़ेंगे तो इतना ही तो आएगा, तो सबके बेस का टोटल हो जाना है 1, ये जो भी है। तो सारा एरिया हो गया n/2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, n का वैल्यू 8 हो गया। तो n का वैल्यू अगर मैं 8 लूंगा ना, तो हाईएस्ट पीक पॉइंट यही है, जो पॉइंट बन जाएगा 0,8, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो ये कह रहा है जब मैं ऐसे लिखता हूं r, तो इसका मतलब है कि ये 555 मुझे r टाइम लिखने हैं। फिर एक सीरीज बना ली इन्होंने 77, 757, 7557, कब तक? जब तक 5 98 टाइम्स आ रहे हैं। इस सम हमको कैलकुलेट करना है, फिर उसको नंबर लेस देन 3000 देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n। ओके, ये सम जो ना, इसको इस पैटर्न में अरेंज करना भाई, सम करके इस पैटर्न में लाना है, फिर कंपेयर करके m और n की वैल्यू बतानी है, फिर हम इसमें m प्लस n बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो ये सीरीज है, सीरीज में जीपी का इन्वॉल्वमेंट आपको समझ में आता ही है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, इस सीरीज को 10 से मल्टीप्लाई करके एक एक प्लेस शिफ्ट करके लिख देते हैं ऐसे। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 770, इसको 10 से किया, सबके लास्ट में एक 0 आ गया, एक एक प्लेस शिफ्ट कर रहा हूं मैं, तो ये इसके नीचे वाली टर्म यहाँ आ गई। और अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से इसको, देखो 10s में से s घटाओगे 9s आ जाएंगे। ये 77 ऐसे कैसे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे -77 हो गए। 770 में से 757 सब्ट्रैक्ट करोगे 13 आएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर से 13 आया, इसमें से इसको किया 13 आया। ऐसे यहां जो टर्म होगी उससे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 आ जाएगा, और ये टर्म एज इट इज लिख दी हमने ऐसे। ओके, अब ये 13 कितनी बार आया है मेरे पास टोटल, आप देखो हमारे पास टोटल टर्म कितनी है, ये टोटल 99 टर्म्स है ना। तो अगर इस एक टर्म को हम छोड़ दें, यहां से लेके यहां तक तो सब्ट्रैक्ट कर ही रहे, तो 98 टाइम हमारे पास 13 आ रहा है। ये सब मिला के हो जाएगा 13 इंटू 98। ये टर्म देखो 755570 है, मुझे जिस पैटर्न में अरेंज करना है ना, उसमें लास्ट में 57 आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से 13 अलग कर लेते हैं, तो ये 7555 98 टाइम तो 5 है ही है, यहां से 13 अलग करेंगे तो 57 और आ जाएगा। तो ये कितने से 5 हो जाएंगे 99, और प्लस का एक 13 और आ जाएगा, एक माइनस का 77 हमारे पास पड़ा है ही। इन सबको अगर मैं सम करूं, है ना, दिस और दिस, ये सब मिला के बनेंगे 1210। ये टर्म हमने एज इट इज लिख दी, 9 से डिवाइड कर दिया, तो ये s का वैल्यू आया। अब इसको गिवन पैटर्न से कंपेयर करेंगे ना, तो ये m है, ये n है, m प्लस n तुम्हारे पास हो जाएगा 1219। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इट कंटेन एक्जैक्टली 1 पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ n। ये कह रहा है इट कंटेन्स एक्जैक्टली 1 पॉजिटिव इंटीजर n। इस सेट में, यानी ये जो एलिमेंट है ना, ये एग्जैक्टली एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब अगर देखो ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इट मस्ट बी रियल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम पहले कंडीशन लगाएंगे कि ये रियल है। ये रियल है मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा।
ये 0 होना चाहिए। इसको 0 पुट करोगे तुम्हें टेन थीटा की वैल्यू मिल गई -1/2। टेन थीटा मिल जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिए, है ना। ये सब वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देते हैं। इस जो रियल पार्ट होगा इस केस में वो आएगा ये, सॉल्व करने पर 281। सही है। तो जैसे हम इसको रियल की कंडीशन लगाएंगे हमें थीटा मिलेगा, उसको पुट करते वैल्यू आ जाएगी 281। तो ये नंबर 281 के इक्विवेलेंट होगा। कोई बड़ा भारी कॉन्सेप्ट है नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 लेट P बी द प्लेन एंड लेट दिस बी द डिस्टेंस अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन। देखो बड़ा अच्छा सवाल है 3D का, है ना। P क्या है? एक प्लेन है, ये रहा इक्वेशन हमने यहां लिख लिया, ये है प्लेन P। फिर यहां समझिए ये क्या है, अल्फा बीटा गामा, आई कैप जे कैप के कैप को छोड़ के अगर ऐसे लिखो अल्फा बीटा गामा, तो इट रिप्रेजेंट पॉइंट्स। पॉइंट जो सेटिस्फाई करते हैं इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब देयर लाइज ऑन अ स्फीयर, है ना। ऐसे एक स्फीयर पे है जिसका सेंटर क्या है 0 0 0, रेडियस क्या है जिसकी 1, ऐसे स्फीयर पे है ये सारे। और ये इधर ये प्लेन अपना। अब एक कंडीशन इन्होंने ये भी लगा दी कि इस स्फीयर पे तो है लेकिन ये वही पॉइंट है जिनकी डिस्टेंस अल्फा बीटा गामा की इस प्लेन से 7/2 है। ओरिजिन की अगर इस प्लेन से डिस्टेंस निकालोगे तो कितनी आएगी? देखो 16 डिवाइडेड बाय 3 + 4 + 9 उसका अंडर रूट, कितना हो गया है? 9 और 7 आई थिंक 16 हो गए, 4 हो गए तो 4 आ गई। तो ये लेंथ 4 है ना। और इसका रेडियस 1 है, तो इधर कितना बच गया? 3। 7/2 3 से ज्यादा ही है। तो इस स्फीयर पे वो पॉइंट जिसकी यहां से डिस्टेंस, जैसे मान लो ये वो पॉइंट है स्फीयर पे जहां पर लेंथ 7/2 है, तो ऐसे और भी पॉइंट होंगे, वो सारे पॉइंट इस तरह से होंगे, एक प्लेन बनेगा उन पॉइंट का भी इसके पैरेलल, और वो प्लेन जहां इस सर्किल को काटेगा यू विल गेट, इस स्फीयर को काटेगा यू विल गेट अ सर्कल। तो ये सारे पॉइंट एक सर्किल पे, एक प्लेन हो गया ऐसे, उसके पैरेलल ऐसे सर्किल है, ठीक है। और उस सर्किल की प्लेन से डिस्टेंस क्या है? 7/2। तो ये सर्किल हो गया, इसी को हम लोगों ने इधर बना लिया ऐसे, ये सर्कल है, ये 0 0 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस टोटल 4 है, ये हाफ हो गई, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो कितनी हो? अच्छा, ये डिस्टेंस 7/2 थी प्लेन की सर्कल से, तो ये बची हुई डिस्टेंस हाफ हो जाएगी, टोटल मिला के 4 हो गया ना। अब आगे क्या कह रहे हैं ये UVW विद 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर इन सेट S। इस सेट में 3 वेक्टर है, इसका मतलब 3 पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर का सेट है। और ऐसे है कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, अगले 2 के बीच की डिस्टेंस, अगले 2 के बीच की डिस्टेंस सेम है। यानी ये जो सर्किल बना हमारा, ये सर्किल, इस सर्किल पे 3 पॉइंट ऐसे हैं जिनके बीच की डिस्टेंस सेम है। व्हाट डज इट मीन? दे विल मेक अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, दे आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसके ऊपर ऐसे बना देता हूं मैं, जैसे ये UVW इस तरह से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। ये ओरिजिन है जो अपने स्फीयर का सेंटर था ना, स्फीयर की रेडियस 1 थी और ये सब पॉइंट स्फीयर पे है, इसलिए इन सब की यहां से डिस्टेंस 1 ही आएगी, 1 1 1। यानी अगर मैं ओरिजिन को और ABC को देखूं ना, तो कुछ ऐसा सीन होगा इस टाइप से कि ये जैसे ABC हो गए और ये ओरिजिन हो गया, और इस तरह से ये लेंथ भी 1, ये लेंथ भी 1, और ये इधर वाली लेंथ भी जो है वो 1 होगी। मतलब ये चारों मिलके क्या बना रहे हैं? एक ट्रेपेजियम बना रहे हैं। OA OB OC मेक्स है, नॉट सॉरी ट्रेपेजियम नहीं, टेट्राहीड्रन। और टेट्राहीड्रन भी कैसा? जिसकी तीनों साइड जो है OA OB OC उनकी लेंथ 1 1 1 है। चलिए आगे बात करते हैं, बताना क्या है। V be the volume of the parallelopipe determined by the vector UVW। ये कह रहा UVW से जो parallelopiped बनेगा उसका वॉल्यूम है V। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ parallelopiped। वेक्टर आप लोगों ने पढ़ी है, 3D आप लोगों ने पढ़ी है, तो आप जानते होंगे पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम है वो करस्पॉन्डिंग टेट्राहीड्रन के वॉल्यूम का 6 टाइम होता है। तो अगर मैं इस टेट्राहीड्रन का वॉल्यूम निकाल के 6 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम जो है टेट्राहीड्रन का, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 हो गया। एरिया ऑफ बेस और हाइट पे बात करते हैं। देखो इस टेट्राहीड्रन को देखो, अगर मैं ABC को बेस मान लेता हूं तो ये जो लेंथ है OQ दैट विल बी द हाइट, और हाइट पक्का इसकी कितनी हो गई? हाफ। तो हाइट तो इसकी हाफ।
एबीसी बेस है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मुझे निकाल के यहां रखना है। हमें इसके बारे में क्या पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में साइड की लेंथ पता होनी चाहिए, जो फिलहाल तो मुझे पता नहीं है बट हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कैसे, ये लेंथ हाफ है, ये लेंथ 1 है, सो आई कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इधर आ जाएगी, देखो जैसे ये सेंटर है, सेंटर से ये लेंथ कितनी है 1 और यहां से यहां तक की लेंथ आई हाफ, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर अंडर रूट, सो दिस इज रूट 3/4, तो रूट 3/4 जो है वो उसकी रेडियस हो गई। सही है। अच्छा, अब एक सर्किल देखो, ऐसे देखो एक सर्कल है जिसका रेडियस रूट 3/4 है, इसमें बनाया मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका एरिया कितना होगा, ये इसकी रेडियस हो गई, आर है मान लो, ठीक है, ये एंगल 30 होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये लेंथ हो जाएगी आर कॉस 30 यानी आर रूट 3/2, तो ऐसे में साइड हो जाएगी इसकी डबल यानी कि आर रूट 3। सही है, तो इसका एरिया, अच्छा पहले साइड की कंप्लीट वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास आ रही है रूट 3/4, तो रूट 3/4 इंटू रूट 3, कुल मिला के आपको मिला 3/2, तो इसकी साइड लेंथ हो गई 3/2, साइड लेंथ 3/2 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल रूट 3/4 साइड का स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर, ये हो गया। कैलकुलेट कर लो इसको कितना आता है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, 9 रूट 3 तो ऊपर आ गया, 16 नीचे आ गया, तो वैल्यू किसकी बतानी है हमें, 80/√3 v, तो 80/√3 इंटू v का मतलब 9 रूट 3/16, ये 80/√3 v का वैल्यू हो गया। 16 से गए 5 बार, रूट 3 से रूट 3 कट गए, मल्टीप्लाई करोगे 45 आपका आंसर है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 45। आई होप आपको 3D ज्योमेट्री यहाँ पे समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है बायनोमियल थ्योरम का। The coefficient of x power 5 in this expansion is equal to coefficient of x power minus 5 in this expansion। वैल्यू बतानी है b की। देखो ये एक्सपेंशन हो गया, जनरल टर्म लिख लेंगे हम इसकी 4cr, इसकी पावर n माइनस r और इसकी पावर r, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। अब यहाँ पे अगर हम x की पावर देखें तो कितनी आएगी, यहाँ पे x की पावर हो गई 8 माइनस 2r और यहाँ पे x की पावर r है नीचे, तो ये माइनस r इसमें कर लो, ये x की टोटल पावर हो गई, ये बराबर होनी चाहिए 5। सॉल्व करोगे, r का वैल्यू 1, r का वैल्यू 1 आप इस स्टैंडर्ड पोर्शन में पुट कर दो, तो कोफिशिएंट जो आएगा x पावर 5 का वो आएगा ये। सेम यही कहानी अब दूसरे वाले के साथ करेंगे। इसका जनरल टर्म लिखा मैंने, राइट, इस जनरल टर्म में x की पावर कितनी आ गई, 7 माइनस r यहां आ गई और माइनस 2r यहां पे, तो 7 माइनस 3r, ये होना चाहिए माइनस 5, तो उसको माइनस 5 के इक्वल पुट करके r की वैल्यू निकालेंगे 4 और r का वैल्यू 4 वापस से इसमें पुट किया हमने, तो हमें कोफिशिएंट जो है इसका वो मिला ये। अब ये बोल रहा है ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए, दोनों को इक्वेट कर दो, एक दूसरे के बराबर कर दो, 4c1 7c4 की वैल्यू निकाल लो, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी b की। 2b आपको बताना है, आंसर हो जाएगा 3। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ा भारी कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें। सेक्शन 4 पे आते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, मैचिंग लिस्ट सेट वाले क्वेश्चन है। ईच सेट हैज 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, each set has 2 lists, list 1 and list 2, and list 1 has 4 entries, list 2 has 5 entries, 4 ऑप्शन आर गिवन है लास्ट में। देखो इस तरह के जो सवाल आते हैं ना कॉलम मैचिंग वाले, तो आपको लिस्ट के जो 4 ऑप्शन उनको मैच करने की जरूरत नहीं होती। आजकल क्या है आप देखेंगे कि लास्ट में इस तरह से ऑप्शन बने हुए आते हैं, है ना, इसको ढंग से स्टडी करो तो इन चारों में से कोई 2 को भी अगर हम पकड़ लेते हैं तो उससे हमारा आंसर आ जाता है। तो उसमें टाइम बचाइए, 2 को ही सॉल्व किया कीजिए। फिलहाल सवाल पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे को 3 इक्वेशन दी हुई है, अल्फा बीटा उसमें इन्वॉल्व है, अल्फा बीटा गामा XYZ की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन है, उसके बाद ऑप्शन बने हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल से। ये 3 इक्वेशन है, मुझे देखना है कब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे ये सब। तो हम यहाँ पर क्रैमर रूल लगा सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड लगा सकते हैं। मैं जो मेथड यूज कर रहा हूँ बहुत सिंपल मेथड है, एलिमिनेशन वाला। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो जस्ट एलिमिनेट द वेरिएबल्स। ये दोनों ध्यान से देखो, यहां से मैं y को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, इसको 2 से और ऐड कर देंगे, इसको 3 से, इसको 2 से ऐड कर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, कितना आएगा देखो, 3x 4x आपको मिलेगा 7x, 6y माइनस 6y कैंसिल, 3z 2 बीटा z, तो प्लस के
3 + 2 बीटा जेड, 21 + 2 गामा। ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब इस इक्वेशन को देखो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूं यहां पे, दैट इज 7x + 7 अल्फा जेड और इज इक्वल टू 77। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनको। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा, इसमें से इसको घटा रहा हूं ना, 7 अल्फा - 2 बीटा -3 टाइम जेड, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर होगा 77 - 21, आई थिंक 56 + 2 गामा। ये मिल गया। और यहीं से अब हम सारे ऑप्शन बता देंगे। देखो, अगर ये टर्म 0 नहीं है, और है ना, अगर ये टर्म 0 नहीं है, यानी 7 अल्फा - 2 बीटा -3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा? देखो, यहां नॉन जीरो टर्म है, इससे उधर डिवाइड करूंगा तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे केस में हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। तो इन दिस केस वी गेट यूनिक सॉल्यूशन। हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, वो मिलेगा क्या? दैट डिपेंड ऑन गामा, बट इस केस में मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर मान लो 7 अल्फा - 2 बीटा -3 का वैल्यू 0 हो गया, लेकिन सामने वाली टर्म 0 नहीं हुई। अच्छा, इसको ध्यान से देखो, ये 2 टाइम 28 प्लस गामा है। तो अगर गामा की वैल्यू -28 नहीं हुई तो देखो किस तरह से मिलेगा आपको। इधर हो गया 0 × जेड, सामने कोई नॉन जीरो नंबर, जैसे मान लो 5 ही आ गया, तो अब आप जेड की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, इट डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। यानी इस केस में हमें मिलता है नो सॉल्यूशन। और अगर मान लो 7 अल्फा - 2 बीटा -3 तो 0 हो गया, और गामा का वैल्यू भी -28 हो गया, तो क्या मिलेगा अपने को? 0 जेड इक्वल टू 0। और अब इसको जेड की हर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो इस केस में आपको मिल जाते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आओ देखो ऑप्शन मैच करते हैं। ये देखो, पहले तो इस टर्म को देखो, ये जो गिवन है 2 बीटा, इसको उधर ले जाएंगे तो बीटा बराबर, अच्छा यहीं देख लो अपने सॉल्यूशन में, अगर मैं यहां से लिखूं बीटा बराबर, तो आएगा 1/2 7 अल्फा -3। तो ये जो टर्म दी हुई है आपको, वो इसको लेके दी हुई है। तो पहले वाला यही देखते हैं क्या है। देखो, पहला ऑप्शन, ये 0 है और गामा का वैल्यू 28 है। 28 आ रहा, -28 आ रहा, कोई मिस्टेक होगी मुझसे? अच्छा, यहां हमने सब्ट्रैक्ट किया था ना भाई, तो यहां -2 गामा आएगा। सो दिस इज माइनस, यहां माइनस आने का मतलब यहां पे प्लस है ऐसे। तो पहला ऑप्शन क्या है? ये भी 0 है और गामा भी 28 है, तो ऐसे में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आपको मिलने चाहिए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी P जो है दैट विल मैच विद 3। P जो है वो 3 से मैच होगा, तो A में, अच्छा देखो, D खत्म, C खत्म, A और B में से सही आंसर। अब Q दोनों में सेम है, तो Q को छोड़ देते हैं, R पे आते हैं। R क्या है? बीटा इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाला केस हो गया। और गामा का वैल्यू 28 नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, ये कौन सा केस हो गया? बीटा का वैल्यू ये नहीं है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सो आर मैच विद 1, आर का वैल्यू 1 से मैच करेगा। खत्म हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन भी आप चाहें तो अपने उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इस केस में जब ये 0 नहीं है, गामा क्या होता है क्या नहीं होता डजंट मैटर, अगर ये 0 नहीं है यूनिक सॉल्यूशन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द गिवन डेटा विद फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, आपको बताना है मीन, मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ठीक है, यहां तक देखो क्या करना अपने को, डेटा लिख लेना, उनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है। सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi fi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। तो उसके लिए मुझे सिग्मा xi निकालना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके और इसको ऐड किया। सिग्मा xi fi का वैल्यू आ रहा 120, फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे 20, तो मीन का फॉर्मूला है ये सिग्मा xi fi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। 120 में 20 का भाग दोगे 6, तो भैया मीन आएगा 6। P मैच विद 3, P 3 से मैच होगा, तो ये ऑप्शन सी अपना गलत हो गया। ठीक है, 1 2 3 में से कोई एक और चेक करना है। मैं मीडियन भी निकाल सकता हूं, है ना। हमने कैलकुलेट करने के लिए पूरी टेबल यहां बना दिया आपके लिए।
ठीक है, मैं मीडियन कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं मीन से ही मीन डेविएशन कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? मीन कितना आया हमारा 60 से हर एक डेटा का डेविएशन चेक करेंगे, यानी कि मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीन। इससे ये 3 है, वो 6 है, 3 माइनस 6 3 हो गया, 4 और 6 का डिफरेंस 2 हो गया, 5 और 6 का 1 हो गया, तो ये डिफरेंस कैलकुलेट किया। ठीक है, अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई विद डेविएशंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ये एक्स आई माइनस, ये डेविएशन है, डेविएशन फ्रॉम मीन, तो मीन से डेविएशन आ गए। अब इनका सम कर लो फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके, वैल्यू आ रही है 54। फॉर्मूला होता है दिस डिवाइडेड बाय सिग्मा ये एफ आई, आंसर आ गया 2.70। द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द डेटा इज 2.7, ये है, राइट। तो आर मैच होना चाहिए 4 से, और ये केवल एक ही ऑप्शन में हो रहा है, सो ए इज द राइट आंसर। तो यहां भी देखिए सिर्फ 2 ऑप्शन हमने चेक किए। जैसे मैंने मीन और मीन से डेविएशन निकाला, सिंपली यू कैन फाइंड आउट द मीडियन, और मीडियन से डेविएशन भी निकाल सकते हैं, टेबल उसके लिए भी यहां पे बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16, लेट L1 बी द लाइन, L2 बी द लाइन, लेट X बी द सेट ऑफ ऑल द प्लेन। ठीक है, देखो L1 एक लाइन है ना, मैं क्वेश्चन को समझने के साथ साथ प्लॉट करता जाता हूं। ये लाइन है, ये ओरिजिन से पास होती है। जब हम लाइन को ऐसे लिखते हैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो ये जो है ये तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट देता है हमको, और ये जो बी वेक्टर है ये लाइन के देता है हमें डी आर। तो हमारी जो पहली लाइन है इसमें डी आर तो है 1 1 1 और पॉइंट कुछ है नहीं, मतलब ओरिजिन है। तो पहली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां लिख लेता हूं, एक्स वाई जेड 0 0 0 माइनस करने, और 1 1 1 इसके डी आर आ गए, तो ये L1 हो गई। R2 सेकेंड जो लाइन है, देखो यहां से, तो अगर इस पे पॉइंट देखें हम तो 0 1 और -1 है, डी आर देखें तो 1 0 1 है, तो 0 1 -1 पॉइंट है, तो L2 के लिए 0 1 -1 बोला मैंने, 0 1 और -1, और डी आर थे 1 0 1, तो 1 0 1, ये लाइन L2 हो गई। पढ़ते हैं आगे क्या है। Let X be the set of all the plane H that contain the line L1 from a plane H. Okay. S क्या है? वो सारे प्लेन है जो L1 से पास होते हैं। DS denote the smallest possible distance between the point of L2 and DH1. देखो क्या है, ये एक लाइन है, यहां से प्लेन पास होते हैं, ये दूसरी लाइन है। इस लाइन के यहां से जितने भी प्लेन पास होंगे, राइट, सबसे जो डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बतानी है, D is the smallest possible distance between the point L2 and H. Points of L2, L2 के सारे पॉइंट से इसकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। तो वो कब होगा? जब ये वाला जो प्लेन है वो इसके पैरेलल होगा, तो फिर क्या होगा, हर एक पॉइंट से डिस्टेंस इसकी सेम ही हो जाएगी। तो पहले तो इस प्लेन को इसके पैरेलल होना चाहिए, और अगर ये प्लेन इसके पैरेलल हो गया तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज सिंपली डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइंस, राइट। तो ये बोल रहा है DH0 is the maximum value of DH as H varies over all the plane in X. तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी बिटवीन L1 एंड L2। सबसे पहले इसी को निपटा देता हूं मैं। DH0 का मतलब हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। देखो फिर से समझा देता हूं। H1 एक प्लेन है जो L1 से पास होता है, L1 है, ये प्लेन है H। एक लाइन है ऐसे L2, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन पास होंगे, सही है। तो इसमें से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगी इस केस में जब ये प्लेन कैसा होगा, पैरेलल टू L2। और जब ये पैरेलल हो गया तो फिर आप चाहे यहां डिस्टेंस निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, सब डिस्टेंस बराबर ही आएगी। तो ऐसे में ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। उन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो आप चाहे तो डायरेक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है, डिटर्मिनेंट पॉइंट माइनस पॉइंट, इस पे है 0 0 0, इस पे है 0 1 -1, तो आपको मिलेगा 0 -1 1 डी आर ऑफ फर्स्ट लाइन, डी आर ऑफ सेकेंड लाइन, डिवाइडेड बाय अंडर रूट इस कोफैक्टर का स्क्वायर विच इज 1, इस कोफैक्टर का स्क्वायर विच इज 1, और इस कोफैक्टर का स्क्वायर विच इज 0।
तो कुल मिला के सॉल्व करने पर √2 तो आ जाएगा बच्चों नीचे, आई थिंक 1 आ जाएगा अपने पास ऊपर, है ना। चेक कर लेते हैं, 0 इंटू का फैक्टर 0 हो गया, -1 के साथ 0 आएगा, 1 के साथ, ठीक है। तो 1/√2, तो DH0 का वैल्यू है 1/√2, 5। तो P मैच विथ 5, ये दोनों ऑप्शन खत्म, इन दोनों में से एक सही है। एक और चेक कर लेते हैं, बिंदु 0, 1, 2 की H0 से दूरी है। H0 क्या है? H0 वो प्लेन है, कौन सा प्लेन? जहां पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यानी कि जो इसके पैरेलल है। तो H0 ही नाम था ना, हाँ। H0 क्या है? प्लेन थ्रू L1 एंड पैरेलल टू L2। इसकी इक्वेशन देखो कितनी आसान है, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे हम। L1 से पास होता है तो L1 पे जो पॉइंट है 0, 0, 0 उससे भी पास होगा, तो यहां पे आएगा x - 0, y - 0, z - 0, 1, 1, 1। ये लाइन L1 के dr है जो इसके अंदर है, और L2 के dr है 1, 0, 1 जो कि इसके पैरेलल है। तो प्लेन के पैरेलल दोनों लाइन के dr मेरे को गिवन है, तो डायरेक्टली अगर मैं उसको यहां पुट करूं बराबर 0, तो ये प्लेन की इक्वेशन आएगी। कितनी आएगी? सॉल्व कर लेते हैं। x के साथ आएगा 1, y के साथ आ रहा है 0, z के साथ आएगा -1, तो -z बराबर 0। दिस इज द प्लेन H0। इस प्लेन की ओरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस देखनी है तो वो 0 है, एक सवाल में था ना, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, तो r जो है वो मैच करेगा 3 से, ऑप्शन सही हो गया B, दैट्स ऑल। अच्छा, इसके लिए मुझे इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं थी। देखो ओरिजिन तो लाइन L1 पे है ही, और L1 से प्लेन पास हो रहा, तो ओरिजिन से तो पास होता ही, तो बहुत कम कैलकुलेशन की यहाँ रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस। एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मुझे दी हुई है, डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। उसके बाद ये सब बताने, तो मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। चलिए इक्वेशन ले चलते हैं अगले पेज पे। मॉड जेड क्यूब 2z² 4z बार -8 बराबर 0, ऐसा कुछ है, सही है। आप देखो कैसे सॉल्व करें। सिंपली आप x प्लस आयोटा y पुट करके कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट कुछ ऑब्जर्वेशन हम कर लें तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। जैसे कि मॉड जेड क्यूब में इधर रख लेता हूं बच्चों, -8 इधर रख लेता हूं, सामने ले जाता हूं -2 टाइम z² प्लस 2z बार, ऐसे लिख देते हैं इसको, है ना। अब ध्यान दो, ये जो टर्म है ये तो प्योरली रियल है, और ये इसके बराबर है। इसका मतलब z² प्लस 2z बार भी क्या होना चाहिए? प्योर रियल होना चाहिए। अब मैं अगर z की जगह डाल देता हूं x प्लस आयोटा y, तो z² कितना हो जाएगा? x² प्लस y, x² माइनस x² प्लस आयोटा y का स्क्वायर, यानी -y² प्लस के 2 आयोटा xy, और 2 टाइम z बार हो जाएगा 2x माइनस 2 आयोटा y, और ये होना चाहिए रियल। ये रियल कब होगा? जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, यानी ये 0 होने का मतलब हो गया 2x माइनस 1 इंटू वाई, ये 0 होना चाहिए। तो इससे मुझे दो बातें मिली, आइदर y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। सवाल में अगर आप देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर z डिनोट द कॉन्जुगेट, लेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बी नॉन जीरो, यानी y जो है वो 0 नहीं हो, ऐसा मुझे गिवन है। वी कैन नॉट टेक दिस, बट y इज नॉट इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। यानी z जो है अपना वो हो गया 1 प्लस आयोटा y, सही है। अब z हो गया 1 प्लस आयोटा y, तो अपन z को यहां पे पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या बनता है। z क्यूब, एक बार इसको मॉड z क्यूब ही रहने देते हैं, -8, इसको इधर ले आऊंगा मैं, तो प्लस 2 टाइम z² प्लस 2z बार, z² प्लस 2z बार हमने सॉल्व किया था, ये रहा देखो, है ना। इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया था, ये इसका रियल पार्ट है, तो इसमें x का वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूंगा तो मुझे मिलेगा 3 माइनस y², सही है। एक और चीज देखिए, मॉड z की वैल्यू जो है वो आएगी 1 प्लस y² का अंडर रूट, यानी मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, देखो मॉड ऑफ z का क्यूब -8 प्लस 2 टाइम और
इसमें 1 जोड़ा, 4 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि मॉड जेड का स्क्वायर, करेक्ट। और अब आप देखेंगे आपको मिला +8 -8 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल का साइन है भैया ना, जेड जैसा दिख रहा है, तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ जेड क्यूब माइनस 2 टाइम मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मॉड जेड 0 होता नहीं है, तो जेड का वैल्यू आ गया 0। मॉड जेड का वैल्यू 0 होता नहीं है, सॉरी दिस इज नॉट 0, तो इसलिए मॉड जेड का वैल्यू आएगा 2, यहां से जेड स्क्वायर कैंसिल करने के बाद। मॉड जेड का वैल्यू 2 आने का मतलब हो गया कि 1 प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया, इससे आपको y का वैल्यू मिल गया +-√3, यानी जेड हो गया 1 प्लस आयोटा √3 या फिर 1 माइनस आयोटा √3। ये पॉसिबल वैल्यू आ गई। मॉड जेड का वैल्यू 2 आ रहा है। आइए ऑप्शन मैच करते हैं। मॉड जेड का स्क्वायर कितना होगा 4, इट मैच विद 2, तो P 2 को मैच करेगा। ऑप्शन ए गलत हो गया, इनमें से चेक करना पड़ेगा, ठीक है भाई। जेड माइनस जेड बार का स्क्वायर कितना होता है, जेड माइनस जेड बार हो गया 2 आयोटा वाई, मॉड 2 आयोटा वाई का मतलब हो गया 2 वाई का स्क्वायर। सिंपली वाई का वैल्यू आया था मेरे पास √3 है ना, तो ये हो जाएगा 4 × 3 12 है, ऑप्शन ये रहा। तो Q मैच करेगा 1 से, Q 1 से मैच करे ऐसा एक ही ऑप्शन है B, सो B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। थैंक यू, दैट्स ऑल। तो ये खत्म होता है पेपर 1। चलिए मिलते हैं पेपर 2 के सॉल्यूशन में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।